तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस की द्रव में विलेयता। इससे पहले हमने किया था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठोस की द्रव में विलेयता। अभी हम पढ़ रहे हैं गैस की द्रव में विलेयता को। अब गैस की द्रव में विलेयता को एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होता है, अवशोषण गुणांक होता है, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। गैस की द्रव में विलेयता को हम अवशोषण गुणांक एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। अब देखिए एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है क्या। मैं आपको डेफिनेशन नहीं रटा रहा हूं, आप यूं समझे हमें किसी गैस की सॉल्युबिलिटी को चेक करना है। तो सॉल्युबिलिटी को चेक करने के लिए ऐसा तो नहीं होगा कि हम घरों में ही, घर के अंदर ही इसकी सॉल्युबिलिटी को चेक करेंगे, नहीं। हमें उसकी सॉल्युबिलिटी को चेक करने के लिए उसके कहीं ना कहीं लैब में जाना पड़ेगा, राइट। अब लैब, अच्छा लैब होगा तो वहां एसी भी लगा होगा, ठीक है। एसी होगा तो वहां पे टेम्परेचर भी फिक्स किया होगा, भैया कितना कर रहा है, 16, 17, 18, 22, 23 कितना कर रहा है, कोई ना कोई टेम्परेचर तो फिक्स होगा। चलिए टेम्परेचर अगर फिक्स हो गया और फिर ये होता है कि अच्छा लैब है तो वहां उसके गेट भी बंद होंगे। गेट, खिड़कियां बंद होने से वहां प्रेशर जो होता है वो भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, राइट। और ये होता है कि हमें किसी गैस की सॉल्युबिलिटी को चेक करना है, कोई बहुत बड़ा कंटेनर है, उसके अंदर हमने गैस को डिजोल्व कर रखा है और उसकी सॉल्युबिलिटी को चेक करना है, तो हम पागल तो है नहीं कि उस कंटेनर को उठा के लैब तक लेके जाए, ऐसा भी नहीं होगा। उसका हम बहुत कम अमाउंट जो होगा वो लेके जाएंगे, जिसे हम बोल रहे हैं यूनिट वॉल्यूम, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, यूनिट वॉल्यूम। अब मेरी बात को आप समझिए, मैंने कहा कि उसकी बहुत कम स्लाइटली अमाउंट लेके जाएंगे, वो हो गया यूनिट वॉल्यूम। मैं कह रहा हूं टेम्परेचर फिक्स किया होगा तो वो पर्टिकुलर टेम्परेचर हो गया। मैं कह रहा हूं प्रेशर भी वहां पे क्या होगा, फिक्स हुआ हो रखा होगा, तो वो कौन सा आ गया, उस प्रेशर को हमने फिक्स कर दिया, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब इसकी डेफिनेशन निकल के आ जाती है, तो वो देखें एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है क्या, द वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, द वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिजोल्व इन, अब यहां से आगे हमें सारा कुछ आ रहा है, डिजोल्व इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। निश्चित ताप व एक वायुमंडलीय दाब पर विलायक के एकांक आयतन में घुली गैस का एसटीपी पर, विलायक के एकांक आयतन में घुली गैस का एसटीपी पर आयतन, राइट। अब मैं कुछ लर्न रंग नहीं रखना है, अपने को पता है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है। हम डायरेक्ट लैब पे पहुंचे, लैब का पता चल गया कि टेम्परेचर फिक्स है, प्रेशर फिक्स चल रहा है और यूनिट वॉल्यूम हम लेके चले थे, तो वॉल्यूम ऑफ गैस ही तो निकाल रहे हैं हम, वॉल्यूम ऑफ गैस ही तो निकाल रहे हैं। तो यह आ गया द वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। अब हमने क्या लर्न रखा, कुछ भी लर्न नहीं, बस सारा कुछ फिक्स किया हुआ है दिमाग के अंदर। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि अगर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट अल्फा इंक्रीज होगा तो क्या सॉल्युबिलिटी, अरे भैया यही तो सॉल्युबिलिटी है, अल्फा ही तो क्या है, सॉल्युबिलिटी है। वॉल्यूम ऑफ गैस, यही तो वॉल्यूम है कि अल्फा इंक्रीज हुआ, इट मींस वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज हो गया, इट मींस सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी। मेरी बात आपको समझ में आ गई, राइट। अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की, गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों की। इसमें नंबर 1 जो आता है वो आता है आपके पास नेचर ऑफ सॉल्वेंट, विलायक की प्रकृति। ये अभी हम पढ़ के आ ही चुके हैं। हमें पता है कि अगर कोई पोलर सॉल्वेंट होगा वो उसमें पोलर गैस जो होगी वो ज़्यादा डिजोल्व होगी, और अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा तो वहाँ पे कौन सा आ जाएगा, नॉन पोलर गैस जो होगी ज़्यादा डिजोल्व हो जाएगी। जैसे हम बात करते हैं, मैं कहता हूँ HCl, H+ और Cl- में ये क्या हो जाता है, ये आयोनाइज्ड हो जाती है। अब आयोनाइज्ड हो रहा है, इसका मतलब जिसमें पोलैरिटी आ चुकी है, इट मीन्स
इट मीन्स ये किस में डिजोल्व हो जाएगी, पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाएगी। इसी तरह मैं कहता हूं अमोनिया गैस है NH3। अमोनिया में होता क्या है, इसका हाइड्रोलाइसिस बहुत इजी हो जाता है, इसका जल योजन बहुत आसानी से हो जाता है। मतलब मैं यूं कह सकता हूं, इधर मैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं पोलर सॉल्वेंट पोलर गैस को डिजोल्व करेगा और नॉन पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर गैस को क्या करेगा, डिजोल्व करेगा। सेकंड केस में मैं अगर यूं लिख दूं आपके पास नेचर ऑफ गैस, भाई इस पे भी हम देख सकते हैं कि नेचर ऑफ गैस, गैस की प्रकृति कैसे डालेगी। तो गैस की प्रकृति में हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई गैस इजीली आयोनाइज्ड हो जाए या उसका हाइड्रेशन इजी हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, आपके पास वाटर में जल्दी उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। जैसे हमने HCl वाले में लिया था कि इसका आयनन आसानी से हो रहा है, अमोनिया का जल योजन जल अपघटन आसानी से हो रहा था, इसकी सॉल्युबिलिटी की विलेयता क्या थी, ज्यादा थी। लेकिन अगर मैं ये ले लूं H2O2, ये वाली गैसें जो नॉन पोलर नेचर की है, इनको अगर मैं पानी में डालूंगा तो ये घुलेगी नहीं। तो वही कहानी तो वही है अपने पास, लाइक डिजॉल्व्स लाइक वाले, समान समान को घोलता है। नेक्स्ट फैक्टर अपने पढ़ रहे हैं यहाँ पे, वो देखें टेम्परेचर की बात करते हैं। तो टेम्परेचर में अगर मैं देखूं तो इसमें हम ऐसे पहले से ही करके आ चुके हैं कि जनरली किसी भी गैस को अगर हम डिजॉल्व करते हैं तो रिएक्शन बेटा एक्सोथर्मिक होती है, हिंदी में कहें ऊष्माक्षेपी। हिंदी में कहें तो कौन सा आ जाएगा, ऊष्माक्षेपी। जनरली किसी भी गैस को घोलने पर अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी प्रकृति की होती है। और हमें पता है ऊष्माक्षेपी है, तो बताइए हम क्या करें, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे कि डिक्रीज करेंगे, सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। तो हमें पता है एक्सो मतलब बाहर निकलना, बाहर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। हम किस पे बात करते हैं, हमेशा बाहर वालों पे बात करते हैं। बाहर का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को डाउनफॉल में लाना पड़ेगा। तो अब अगर यहां पे मैं टेम्परेचर को कम कर दूं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस वो क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पे हमने दो फैक्टर पढ़ लिए। एक तो था नेचर ऑफ सॉल्वेंट, जिसमें अपने क्या पढ़ा था कि अगर कोई पोलर सॉल्वेंट है तो पोलर गैस को डिजोल्व करेगा, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर गैस को डिजोल्व करेगा। इसी का एक पार्ट और ले ले तो मैं यूं कह दूं नेचर ऑफ गैस, तो मैं ये कह सकता हूं इसके अंदर कि जो गैस इजीली आयोनाइज्ड हो जाए या हाइड्रोलाइज्ड हो जाए, जो गैस आसानी से आयनित हो जाए या जल योजित हो जाए, उसकी विलेयता, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और थर्ड अपने पास करें टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर में तो ये होता है कि जनरली किसी भी गैस को अगर हम डिजोल्व करते हैं तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। और हम ये अर्लियर डिस्कस करके आ चुके हैं, थर्मोडायनामिकली मैं आपको प्रूव कर चुका हूं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर को डाउन करने के कारण के बाद ही सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। राइट, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्टर, प्रेशर। तो बच्चों सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पे प्रेशर के इफेक्ट को हम हेनरी के लॉ से समझा सकते हैं। अब ये हेनरी का लॉ क्या है उसको हम पहले समझते हैं, फिर मैं इस डेफिनेशन को आपके सामने क्लियर करूंगा। तो जैसे मेरे पास ये कंटेनर है, यहां मैंने ये अपने पास लिक्विड सॉल्वेंट फिलअप किया हुआ है और इधर जो है ये गैसियस पार्टिकल है। राइट, ये पिस्टन लगा हुआ है फ्रैक्शनलेस, अब घर्षण रहित पिस्टन है। अब अगर मेरे को इस गैस को इस लिक्विड में सॉल्युबल करना है तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को इस पे क्या लगाना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा, दाब लगाना पड़ेगा। तो मैं ये कह सकता हूं मैं जितना ज्यादा दाब लगाऊंगा गैस उतनी ज्यादा नीचे आएगी, कंडेंसेट होगी। और जितना ज्यादा मैं प्रेशर लगाऊंगा गैस उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, सॉल्युबल हो जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, सॉल्युबिलिटी के। तो मैं यूं कह सकता हूं एक जनरल डेफिनेशन में, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड ऑन इट।
किसी भी गैस की द्रव्य विलेयता उस पर लगाए गए दाब के क्या होती है, समानुपात होती है। अब इस सॉल्युबिलिटी को कॉन्सेंट्रेशन टर्म में हमें लेना है। अब हमारे पास बहुत सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म, जैसे अपने पास मोलैरिटी है, मोलरता है, अपने पास मोलैलिटी है, मोललता है, अपने पास मोल फ्रैक्शन है, मोल भिन्न है, बहुत सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। अब हेनरी ने क्या किया, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन को चूज किया था। हेनरी ने यहाँ पे मोल भिन्न को चूज किया था। उसका रीजन क्या है कि एक तो मोल फ्रैक्शन काउंट करना इजी हो जाता है, आसानी से ज्ञात कर लिया जाता है, मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, घटक के मोल और मिश्रण में उपस्थित सभी घटकों के मोलों का अनुपात, मोल भिन्न कहलाता है। दूसरा रीजन ये हो जाता है कि ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, ये तापमान से अप्रभावित रहती है। तो इन दोनों कारणों से हो सकता है हेनरी ने मोल फ्रैक्शन को यहाँ पे लिया था। तब हेनरी ने ये रूल बनाया कि पार्शियल प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, मोल फ्रैक्शन के। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब आप ये देखिए, द पार्शियल प्रेशर अप्लाइड ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस जो आंशिक दाब लगाती है ऑन लिक्विड सरफेस, इस लिक्विड सरफेस पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू इट्स मोल फ्रैक्शन, टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन लिक्विड सॉल्वेंट, प्रेजेंट इन लिक्विड सॉल्वेंट। तो किसी भी गैस की जो पार्शियल प्रेशर होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, उसके मोल फ्रैक्शन के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब आप देखें कि मैं प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाऊं तो मैं यहाँ पे P इक्वल टू आ जाएगा KH(x). KH क्या है, KH हेनरी कांस्टेंट है। KH क्या चल रहा है, हेनरी कांस्टेंट चल रहा है। मैं इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करूं, y इक्वल टू कौन सा, mx, y इक्वल टू कौन सा आ चुका है आपके पास, mx आ चुका है। तो बताइए क्या कर्व जो होगा वो कुछ ऐसा नहीं आएगा, यहां y एक्सिस पे तो कौन आ जाएगा, p आ जाएगा, x एक्सिस पे x पढ़ाई है, मोल फ्रैक्शन पढ़ाई है। तो जो इसकी स्लोप आएगी वो ओरिजिन पॉइंट से यूं और किसके इक्वल हो जाएगी, वो हेनरी कांस्टेंट के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो ये इसका कर्विकल आपके पास ग्राफिकल भी हो चुका रिप्रेजेंटेशन। तो ये अपने पास बना P इक्वल टू कौन सा आ गया, KHX हो चुका है। इसका हमने कंपेयर किया स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट लाइन का कर्व के रूप में अपने पास स्लोप जो है वो ओरिजिन पॉइंट से निकलेगी, वो हमने आपको बता दिया। और देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं आपसे ये कहूँ कि मैं इसको यूं लिखूं कि x, इस KH को इधर ले आऊं तो ये कौन सा बना, PKH। तो ये बना x इक्वल टू P अपॉन KH। इसको मैं यूं भी कह सकता हूं कि हेनरी ने ये कहा था x इक्वल टू PK है। आमिर खान की पिक्चर, x इक्वल टू कौन सा आ गया, PK है। अब कई बच्चे मेरे को यूं भी तो कह सकते x इक्वल टू PK है, ये भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बच्चों। लेकिन पीने के बाद आदमी नीचे ही गिरता है, अपने पैरों पे खड़ा नहीं रह पाता है, इसलिए मैंने KH को यहाँ पे लिखा है, एडजस्ट किया अपना। तो मैं हेनरी का लॉ यूं भी याद, मान लो ये याद नहीं है तो मैं ये याद रह जाएगा, x इक्वल टू कौन सा, PK है, और ये KH तो कांस्टेंट था तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ चुका है, हमें पता चल जाता है। तो ये बना अपने पास कौन सा, x इक्वल टू PK है। अब आप ये देखें कि अगर मैं मोल फ्रैक्शन को इंक्रीज करूं तो KH क्या हो जाएगा, डिक्रीज, KH क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब आप और देखें कि ये मोल फ्रैक्शन ही तो क्या था, ये मोल फ्रैक्शन ही तो क्या है, सॉल्युबिलिटी है, ये मोल भिन्न ही तो क्या है, विलेयता है। तो हमें ये भी तो पता है कि अगर मैं यहां पे लिखूं सॉल्युबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो KH क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, गैस की सॉल्युबिलिटी, गैस की विलेयता कब बढ़ेगी, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे। अच्छा, तो हमें पता है जब गैस डिजॉल्व होती है तो प्रोसेस कैसा, एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक में हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, डाउनफॉल में करते हैं। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि टेम्परेचर अगर मैं कम करूंगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो KH डिक्रीज हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूं कि टेम्परेचर इनवर्स है किसके, KH के, हेनरी कांस्टेंट के।
जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते चलेंगे, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू वैसे वैसे क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं बच्चों कि यहाँ पे कुछ लिमिटेशन लगाई हेनरी ने, वो क्या है वो देखें। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, ले लिया होगा। अब देखिए लिमिटेशन क्या थी हेनरी की, वो समझे आप। हेनरी की पहली लिमिटेशन थी वो रिलेटेड थी प्रेशर से। सब हेनरी ने यह कहा था कि जितना ज्यादा हम प्रेशर लगाएंगे गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी ही क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, राइट। लेकिन इसने यह कह दिया था कि प्रेशर मच मोर न लगाएं, बहुत ज्यादा न लगाएं। फर्स्ट तो लिमिटेशन क्या लगाई, प्रेशर मैक्सिमम, वेरी मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम हो लेकिन वेरी मैक्सिमम नहीं हो। क्लियर होगी बात। दूसरी बात इसने ली वो थी टेम्परेचर से रिलेटेड। तो उल्टा काम हो गया, यहां हम ये कहते हैं प्रेशर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कहता है, हमने अभी पढ़ा था कि टेम्परेचर कम करते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन ये कहता है कम तो हो लेकिन बहुत कम नहीं होना चाहिए, इतना कम नहीं होना। हम जो है कोल्ड ड्रिंक जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें डिजोल्व करने के लिए उसे रेफ्रिजरेटर में तो रखते हैं, लेकिन उस रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर इतना कम ना हो कि हमें कोल्ड ड्रिंक खानी पड़ जाए। मेरी बात समझ में आ रही होगी। वो ये कह रहा है प्रेशर वेरी मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर वेरी मिनिमम नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कहता है, थर्ड जो आएगा वो आएगा मॉलिक्यूलर कंपोजिशन से, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन से, आणविक संगठन से। वो ये कहता है गैस का मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंज नहीं होना चाहिए, गैस का आणविक संगठन नहीं होना चाहिए। मीन्स ये हो गया कि वो गैस जो है रिएक्टिव नहीं होनी चाहिए, वो न तो एसोसिएट हो और न ही क्या हो, डिसोसिएट हो। वो गैस क्रियाशील नहीं होनी चाहिए, न तो वो क्या हो, वियोजित हो और न ही वो क्या हो, संगुणित हो, जब हम इसको किसी में डिजोल्व कर रहे होते हैं। और फोर्थ जो बनता है वो ये होता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ शुड बी स्लाइटली लेस इन सॉल्वेंट, कि गैस की विलेयता विलायक में कम होनी चाहिए, वो पूरी की पूरी उसमें क्या नहीं होनी चाहिए, डिजॉल्व नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने पास जो है 4 हेनरी की लिमिटेशन थी। पहले था अपने पास प्रेशर में ये कहता है भाई जो है वो उसका कम या ज़्यादा पे लेके चलेंगे हम, कि एक हमें ये पता है कि प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए लेकिन बहुत कम नहीं होना चाहिए। मॉलिक्यूलर कंपोजिशन क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, मतलब वो एसोसिएट डिसोसिएट या किसी तरह की रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। और फोर्थ आ जाता है कि गैस की सॉल्युबिलिटी जो होती है वो क्या होनी चाहिए, अपने पास मिनिमम होनी चाहिए।